नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो, हमने क्या है जो एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं क्लास 6th 7th और 8th के जो नोट्स हैं बिल्कुल अच्छे से उन्हें कर चुके हैं हम, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और देखें तो अब हमने जो ये टेस्ट सीरीज चलाई है सीटेट के लिए, सीटेट के अगर जिसमें एनसीईआरटी आती हो सभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, या भले कोई भी एग्जाम है, सीटेट हो या एच टेट हो या यूपी टेट हो या एनवीएस हो केवीएस हो, कोई भी टेस्ट हो, सभी के लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीटेट में आप हूबहू क्वेश्चन ऐसे देख सकते हो, आपको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं किसी भी चैनल पर। यहाँ एक बार इन क्वेश्चनों को लगा लो और मैं गारंटी देता हूँ आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन क्या है आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। 60 में से 60 की गारंटी है बिल्कुल आपकी कि क्या है वहाँ पर आपको 60 के 60 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद में क्या है 40 के तो क्वेश्चन हो गए और 20 नंबर की जो एसएसटी पेडागोजी आती है वो भी क्या है इन्हीं के साथ साथ हम कराएंगे अभी। तो बिल्कुल आपको 60 में 60 की गारंटी है। और उसके बाद में हम कोई क्या है जो पेडागोजी की क्लास अभी करने वाले हैं, तो अभी आपके जो है 15-20 दिन है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो उससे पहले क्या है हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके होंगे। और ये अगर देखें ये पार्ट सेकेंड है इसका, जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो इसकी क्या है अभी सेकंड है, ये पार्ट सेकंड है। तो अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं, तो एक या दो वीडियो में क्या हम हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद में आपका ज्योग्राफी और हम फिर देखेंगे सिविक्स। तो इस प्रकार हम क्या है सभी के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, ये नहीं बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, सभी के बारे में जानेंगे और अच्छे से जानेंगे। तो अब क्या है, अब ज़्यादा बात ना करते हुए अपने जो क्वेश्चन है, जो हमारे जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो हमारी सीरीज है टेस्ट सीरीज, तो आप क्या है इसमें से क्वेश्चन आप पोज करके वीडियो को फिर आप स्वयं आंसर देने की कोशिश करना, फिर आपको पता चलेगा कि आप क्या है अभी आपको कितनी ज़रूरत है मेहनत करने की। अगर देखें तो यही जो दिन है इम्पोर्टेंट दिन है ये मेहनत करने के। ये अगर आपने इनका मिसयूज़ नहीं किया, इन्हें अच्छे से दिनों को यूज़ कर लिया, तो गारंटी है आपका जो सीटेट एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे मार्क्स से हो जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए कुछ जो क्वेश्चन हैं जो मैंने आज और आपके इम्पोर्टेंट निकाले हैं, तो उन्हें और जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आज हमने जो जैसे आपसे कहा था, कल प्रॉमिस किया था कि हम प्रीवियस क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, कुछ उन क्वेश्चनों को देखते चलेंगे, ताकि क्या है हमें ये पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आज क्या है हम उन्हीं क्वेश्चनों को साथ में देखते चलेंगे। और तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे हम जो लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन आए थे इम्पोर्टेंट, तो फिर देखना कि आपका लेवल क्या है और फिर हम दिखाएंगे आपको जो हमारे क्वेश्चन है उनका लेवल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देखो कि क्या है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के रूप मतलब साथ मिलान कीजिए। तो ये मिलान का क्वेश्चन है। तो अगर देखें यहाँ देखो ये है आपका क्या है ग्राम भोजक, नीचे आपका गृहपति, तीसरा आपका दास कर्मकार। तो इनसे आपको ये मिलान करने हैं। तो देखेंगे आपका, कोशिश करें पॉज कर लें वीडियो को, उसके बाद में चलो हम आंसर बता देते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे थोड़ा सा, कि क्या है कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो देखें आपका मिलान करते हैं। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर आपका ए ही है। तो देखेंगे किस प्रकार। तो ए का 4 है, तो देखिए ग्राम भोजक है, उसका क्या है आपका हो जाएगा, ग्राम भोजक होता है भूमि स्वामी। अब देखेंगे तो जो बी का 3 है, तो देखेंगे जो गृहपति होता है, तो गृहपति होता है कौन, स्वतंत्र कृषक। और देखेंगे सी का 1 है ये आपका कि दास कर्मकार कौन है, कि जो क्या है दूसरे की भूमि पर क्या है जमीन पर काम करते हैं। तो इस प्रकार क्या है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आया था आपको 11 जनवरी, ये बता दें आपको, ये जो क्वेश्चन आपका ये 11 जनवरी, एक मिनट, ये आपका 11 जनवरी 2023 को क्वेश्चन आया है। तो हम लास्ट ईयर के देख रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा देखने हैं हमें, जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, तो उससे हमें पता चलेगा कि लेवल क्या चल रहा फिलहाल, जो है करंट में लेवल क्या चल रहा, तो वही देखेंगे हम 2023 का और 22 का देखेंगे। तो उसी से आपको अंदाजा आ जाएगा कि किस प्रकार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो देखेंगे ये क्वेश्चन आया 12 जनवरी 2023 को। तो ये है आया है आपका 12 जनवरी 2023 को क्वेश्चन है कि देखो महाजनपदों के राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे। तो देखेंगे फसल, शिल्पकारों, व्यापारियों, तो और क्या है तीर्थकरों।
तो इनका आप चारों को बताना कि किन से कर क्या है वो नहीं वसूलते थे। तो कौन कौन से स्रोत बताए हैं, तो इसमें नहीं का पूछा, सीधी बात है कि इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोत थे, कौन से नहीं थे। तो देखेंगे आपके जो ऑप्शन है ए बी सी, ए बी डी, ए बी और क्या है ए डी। तो इसमें देखेंगे इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ, इसका ये गलत हो जाएगा, ये इसका गलत है। देखेंगे क्योंकि तीर्थकरों पर क्या है कोई कर नहीं था। अगर देखें मध्यकाल में क्या है, जब देखेंगे मध्यकाल में देखेंगे तो तब जाकर तीर्थकरों पर टैक्स लगाया जाता था। बाकी भारत में मध्यकाल से पहले जो हिंदू राजा थे वो तीर्थकर नहीं लेते थे। तो क्या है, फसलों पर कर थे, शिल्पकारों पर कर थे, व्यापारी पर कर थे। तो आपका आंसर है ए बी सी। ए बी सी कहाँ देख लो तो फर्स्ट में आपका मिल जाएगा ए बी सी। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है जो हमारा, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट ईयर के। अगला क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन। तो 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रेशम मार्ग जो सिल्क रूट है पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। इसका कथन दे रखा है, कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिसका उपयोग व्यापारी ने किया है। तो इसका आपका आंसर बताना है, क्योंकि ये भी देखें तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 को आया था। तो इसका आंसर होगा आपका, बताओ, इसका आंसर रहने वाला है आपका सी, क्योंकि देखें ए और भी दोनों सत्य हैं और एक क्या है इसकी व्याख्या भी कर रहा, क्योंकि हमें पता है कुषाण ही वो शासक थे जिन्होंने क्या है जो सिल्क रूट है, जो रेशम मार्ग पर क्या है क्या किया था, वहाँ तक क्या है कब्जा कर रखा था। उसके बाद देखेंगे उन्होंने देखेंगे तो एशिया तथा क्या है पश्चिमोत्तर भारत पर अपना शासन किया। तो ये वो राजा है कुषाण ही है, यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये भी विचार का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि देखें तो ये भी क्या है 11 जनवरी को ही आया है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि हम लास्ट ईयर वाले कर रहे हैं, तो ये भी 11 जनवरी को क्वेश्चन आया है। देखेंगे बौद्ध धर्म की क्या है एक धारा, नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के दौरान हुआ था। और देखेंगे इसका कारण है, देखेंगे जो कथन दूसरा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की क्या है दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की मतलब उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं क्या है बोधिसत्व में क्या है आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो यह आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी भाई। इसका आंसर कथन एक सही है परंतु आर ये गलत है। ये इसका आंसर हम अभी और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है, आज ही देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना है कि पुरातत्वविदों को भारत में नवपाषाण युगीन गर्तावास कहाँ मिले हैं। तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखें ये भी क्या है, ये 10 जनवरी 2023 को आया। तो देखेंगे इसका आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए, बुर्जहोम इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारे बनाए हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानते हैं और उन्हें देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो देखो क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करेंगे कि क्या है मौर्य काल और क्या है, एक मिनट, हाँ, मौर्य काल और क्या है मौर्य काल के बाद श्रेणियों के कामकाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करें। जो मौर्य काल है, जो श्रेणियां थीं उनका कामकाज क्या था। देखेंगे श्रेणियां बैंकों के रूप में क्या है कार्यरत थी। और इसका दूसरा है कि श्रेणी द्वारा प्राप्त ब्याज का उपयोग मठों जैसे धार्मिक संस्थानों की सहायता में किया जाता था। तो आपका आंसर देना है, तो पॉज करें वीडियो को और देखें, इसका आंसर देने की कोशिश करें। बाकी इसका आंसर बिल्कुल सी है, क्योंकि देखें तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही काम क्या है श्रेणियाँ कर रही हैं। तो श्रेणियाँ कौन थी, जो व्यापारी थे उनका जो देखें गुट होता था, जो उनका समूह होता था उसे श्रेणी कहते थे। और जो इनका जो ब्याज से पैसा कमाते थे उसका उपयोग क्या करते थे, ये जो मंदिर है मठ हैं उनमें एक तरीके से दान देते थे, उसका उपयोग इस प्रकार करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, यह है अरिकामेडु कहाँ की तटीय बस्ती थी, ये बस्ती था। तो ये क्या है अरिकामेडु, आपका आंसर हो जाएगा इसका पुदुचेरी। तो इसका आंसर पांडुचेरी पुदुचेरी हो जाएगा इसका। ये क्या है पुदुचेरी की एक बस्ती थी। अगला क्वेश्चन देखें, मौर्यकाल के दौरान किसे काले सोने के रूप में रेखांकित किया जाता था। तो इसका आंसर आपको बताना, आंसर मतलब आसान क्वेश्चन है। देखें तो इसका है उत्तरी काले पॉलिशदार मतलब पॉलिश मृदुआंड है। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले रोमन सिक्के हैं। रोमन साम्राज्य में कहा है काली मिर्च, या क्या ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा
कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च, क्योंकि भारत से काली मिर्च का क्या है व्यापार किया जाता था, तो इसकी इतनी डिमांड थी रोमन जो साम्राज्य में कि इसे क्या है काला सोना कहा जाता था वहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रोमन साम्राज्य में काली मिर्चों से काला सोना कहा जाता था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करें। पोहार पांड्यों का बंदरगाह था, मदुरई चोलों का क्या है बंदरगाह था। तो इसका आंसर देना आपको। तो देखेंगे इसका उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा इस आंसर, बिल्कुल गौर से देखो इसको क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जैसे मैंने आपको बताया भी कि देखो क्यों है इसका आंसर। तो ये क्या है, इन्होंने क्या है उल्टा कर दिया, दोनों को देखें तो उन्होंने क्या है इसे उल्टा कर दिया, दोनों का ही, ऊपर नीचे का, ऊपर का आंसर नीचे, नीचे का आंसर ऊपर। देखें जो क्या है मदुरई है, मदुरई क्या है इनकी देखेंगे तो राजधानी है किसकी, ये पांड्यों की राजधानी है मदुरई। देखें मदुरई पांड्यों की राजधानी है। और जो आपका पोहार है, पोहार है जैसे हम कावेरीपट्टनम भी कहा जाते हैं, तो इनका एक केंद्र है, किसका, ये चोलों का केंद्र है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है देखो, सातवाहन शासकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे भारत के पश्चिम भाग में क्या है शक्तिशाली थे। देखना है कि क्या है, जो सातवाहन थे वो क्या है, एक मिनट, सातवाहन क्या है कि भारत के क्या है पश्चिम भाग में क्या शक्तिशाली थे। सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी को दक्षिणापथ का स्वामी भी कहा जाता था। तो आपका आंसर है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखें इसका आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी की सारी बातें सटीक है, क्योंकि क्या है देखेंगे तो पश्चिम भाग में शक्तिशाली थे, और देखिए दक्षिण में पड़ता वैसे जो, तो देखें जो सबसे शक्तिशाली जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था सातवाहन शासकों में, जिसे क्या है दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता था, दक्षिणापथ का स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो तो क्वेश्चन है सिल्क रूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे हमने देखा था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है सिल्क रूट से, तो वही क्वेश्चन देखो हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। तो देखेंगे, देखो क्या कह रहा है कि सिल्क रूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करें। रेशम मार्ग को नियंत्रित करने वाले शासकों में कुषाण सबसे प्रसिद्ध थे। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, आप देख सकते हो बिल्कुल। और देखें तो कुषाण शासक सबसे प्रसिद्ध थे। देखेंगे कुषाण शासकों के दौरान सिंधु नदी तक क्या है रेशम मार्ग का विस्तार किया गया था। और देखेंगे रेशम मार्ग के आसपास के व्यापारी कुषाण शासकों के सोने के सिक्कों का उपयोग करते थे। तो अगर इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी आंसर आपका उपरोक्त सभी मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी बातें सटीक हैं। देखें क्योंकि कुषाण शासक ही थे जिन्होंने क्या है रेशम मार्ग पर अपना कंट्रोल किया है, और कुषाण शासक के दौरान क्या सिंधु नदी तक क्या रेशम मार्ग था है। और देखेंगे कि रेशम मार्ग के आसपास के व्यापारी कुषाण शासकों के सोने के सिक्के का उपयोग करते थे। तो सारी की बातें सटीक है। तो कुषाणों के बारे में अगर आप जानना और चाहते हो तो मैंने नोट्स बना रखे हैं, प्लेलिस्ट देखें, आप जाएं प्लेलिस्ट में और वहाँ से देखें क्वेश्चन आंसर, आपको सारे क्वेश्चन एक तरीके से मिल जाएंगे उसमें जो सारी बातें लिखी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे कुषाणों से क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क के बारे में जो दे रखे कथन उसके देखना। देखो उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर बताओ क्या है। तो इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए और एक दोनों, क्योंकि क्या है उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। क्योंकि क्या है जो कनिष्क के समय में क्या है जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कनिष्क के समय में क्या है जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो इन्हीं के समय हुई है। तो अगर देखें तो कहाँ हुई है, तो सबसे पहले देखें तो वही है कश्मीर में, और जाने तो सब जो सारी की सारी जो कहाँ हुई है, सबसे पहले हुई थी राजगृह में, फिर उसके बाद में हुई है वैशाली में, फिर उसके बाद में हुई है पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर में। जो यही मतलब इसके दरबार इसी जो कुषाण है इन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत था कश्मीर भी, तो कश्मीर वहीं थी। और आगे जाने तो इसमें देखेंगे तो अश्वघोष के दरबार में रहता था। देखें तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी जो उसका उपाध्यक्ष था वो अश्वघोष ही था, जो इसमें उपाध्यक्ष था। देखेंगे इसका अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष था वसुमित्र।
तो यह सारी जानकारी आ जाएंगी। तो आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, मौर्य काल के बाद बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करें। तो देखेंगे तो एक बौद्ध धर्म का एक नया रूप विकसित हुआ है। और देखेंगे, देखो इसके दो दे रखे पॉइंट। हीनयान बौद्ध धर्म की अवधि के दौरान ही विकसित हुआ था, बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी। तो इसका आपको आंसर देना है मौर्य काल के दौरान। तो देखेंगे इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला गलत है। इसका आंसर केवल 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका आंसर देखें तो जो ये हीनयान है ना, हीनयान तो पहली शाखा थी, हीनयान तो थोड़ी बनी है, यहाँ बनी है महायान। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, महायान की जगह, सॉरी हीनयान की जगह महायान होता तो ठीक होता, दोनों के दोनों। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर महायान हो गए। हाँ, तो इस प्रकार क्या है, पहला गलत हो जाएगा तो दूसरा सही है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और आगे देखें अगला क्वेश्चन। तो देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है यहाँ पर, हेनसांग, इतिसांग और फायान। तो ये बताने कि इनका क्रम बताना है कब कब आए, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद और। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो सबसे पहले का आंसर देख लेंगे। तो देखो फायान सबसे पहला आया, 1 मिनट, सबसे पहले आया फायान 1 नंबर पर। 2 नंबर पर देखेंगे तो हो जाएगा हमारा इतिसंग, और फिर लास्ट में है फेनसांग, ये 3 नंबर पर आया। देखेंगे जो फायान है तो लगभग 1600 साल पहले फायान आया। फायान के 50 वर्ष बाद ही क्या इतिसंग आ चुका है भारत में, और उसके बाद में क्या है 1400 साल पहले क्या है फिर हेनसांग आया जो 30 नंबर पर है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है 3, 2 और 1, तो 3, 2, 1 ए नंबर पर ही है। तो इस प्रकार हमारा ए इसका आंसर ठीक हो जाएगा। आगे जानने की कोशिश करें और क्वेश्चन देखें। तो अब आ चुके हैं देखो स्तंभों के बारे में। इलाहाबाद जो स्तंभ है कि शिलालेख के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उन पर विचार करना है। यह स्तंभ शिलालेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। यह शिलालेख काव्य शैली में रचित है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में हरिसेन द्वारा रचा गया था। तो आपको आंसर देना, बताओ। आसान क्वेश्चन है। तो इसका अगर देखें आंसर जाने तो इसका आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें क्या है सारी की सारी बातें ठीक तो हैं। देखो आप जानने की कोशिश करें, ये क्या है, प्रयाग में है, जो इलाहाबाद मतलब प्रयाग में। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात कर रहा है, तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है, ये आपका हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। और क्या है, ये क्या है, काव्य शैली में है। यह स्तंभ क्या शिलालेख जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त का ही है। ये देखेंगे जो प्रयाग प्रशस्ति है इसकी बात कर रहा है। तो हो जाएगा हमारा आंसर इसका उपरोक्त सभी। आगे जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा समुद्रगुप्त से ये, और ये भी देखेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति से ही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, समुद्रगुप्त को क्या भगवान के बराबर दिखाया गया जो प्रयाग प्रशस्ति में। हरिसेन ने उल्लेख किया कि क्या है, आर्यवर्त के शासकों को समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। तो इसका आंसर देना आपको। तो इसमें भी दोनों बातें सही है बिल्कुल। तो क्या इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा ए, और मतलब दोनों है, 1 और 2 दोनों है। अगर देखिए समुद्रगुप्त के क्या है भगवान के बराबर बताया गया है, क्योंकि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें क्या है, देखिए तो समुद्रगुप्त को भगवान के बराबर बताया गया था। और हरिसेन ने क्या है उल्लेख किया कि क्या आर्यवर्त और क्या है कि क्या शासकों को समुद्रगुप्त के शासकों सॉरी समुद्र के क्या है साम्राज्य का अंग बना लेगा। क्योंकि क्या है जो 12 राज्य थे उन्होंने जीते थे, जो आर्यवर्त वाले 12 राज्य थे, तो उनके अंग बन चुके। तो इसमें ये बात भी लिखी है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट। देखें समुद्रगुप्त प्रशस्ति के संबंध में क्या है विचार है, कुछ देना है। देखो आप आंसर इसका, ये भी प्रयाग प्रशस्ति से है। इसमें समुद्रगुप्त को भगवान के बराबर बताया गया है, वही है। हरिसेन ने उल्लेख किया। अच्छा ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया, 1 मिनट, ये डबल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और देखो तो क्या है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर भी देखेंगे, बहुत आसान है। तो जो क्या है इसका आ जाएगा चंद्रगुप्त। देखेंगे तो इसका आंसर आपका चंद्रगुप्त। तो महाराजाधिराज की क्या उपाधि धारण कर लो, सबसे पहला पूछा इसमें, ना कि देखिए तो चंद्रगुप्त सेकंड ने भी की है, समुद्रगुप्त ने की है, और स्कंदगुप्त ने शायद इसने भी किया है। तो देखेंगे तो सबसे पहला पूछा, तो सबसे पहला आ जाएगा चंद्रगुप्त। देखेंगे तो सबसे पहले अगर जो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी ऐसे कहते हैं, उसके बाद में क्या है घटोत्कच गुप्त आया, उसके बाद देखेंगे तो चंद्रगुप्त आया। तो जो चंद्रगुप्त पहला शासक था जिसने क्या है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। और देखेंगे अगले क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हर्षवर्धन देखो, उनका दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था, बिल्कुल सही बात है। बाणभट्ट ने क्या है बुद्ध चरित्र की को क्या है प्राकृतिक भाषा में लिखा है, तो आपको आंसर देना है। तो अभी तक आपको दोनों ही ठीक लग रहे होंगे, बाकी अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें क्या है, एक केवल एक ठीक है, इसका आंसर केवल एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका दरबारी कवि बाणभट्ट है, ये तो ठीक है, परंतु क्या है बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र नहीं लिखी है, इसने लिखी है हर्ष चरित्र। और देखिए तो बुद्ध चरित्र किसने लिखी है, तो कमेंट में बताएं आप। अगर देखें तो बुद्ध चरित्र का आपका आंसर बताना है, तो इसने देखेंगे तो बुद्ध चरित्र लिखी है आपका अश्वघोष ने। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन अगला। देखो हर्ष क्या है प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था, उसे लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो वह कन्नौज का शासक था, वह चालुक्य शासक, वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था, तो आपको आंसर देना। तो अगर देखें तो ये पॉइंट ठीक है दूसरा, क्योंकि क्या है वो क्या है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या हरा दिया था, कौन? आपका जो कनिष्क है। परंतु अगर देखेंगे तो यह कन्नौज का शासक नहीं था, देखेंगे जो उसका बहनोई था वो था कन्नौज का शासक जिसे हरा दिया था। तो देखेंगे आगे इसमें फिर आंसर हो जाएगा केवल 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, केवल इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे वो कहाँ का शासक था, जो कनिष्क था, तो क्या है सॉरी ये हर्ष हो जाएगा, गलती से भूल गया। जो हर्ष है तो हर्ष क्या है कहाँ का राजा होगा, वो थानेसर का राजा था। अगले नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आपका कि कथनों पर विचार करना है। पल्लव राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच रायचूर दोआब में फैला था, चालुक्य साम्राज्य कावेरी डेल्टा के आसपास केंद्रित था, तो आपका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जानेंगे क्योंकि अच्छे डिटेल से देखो। तो ये क्या है पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी क्या कांचीपुरम के आसपास था। यहाँ पर देखें तो ये जैसे क्या है हम कावेरी डेल्टा तक फैला होता वो कावेरी डेल्टा, जबकि क्या है चालुक्य राजा, जो चालुक्य राज्य था वो था रायचूर दोआब में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो बीच केंद्रित था। आ गया आंसर, तो चालुक्य राजा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन गुप्त काल के दौरान प्रशासनिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना। कुछ प्रशासनिक पद क्या वंशानुगत थे, कभी कभी एक व्यक्ति अनेक पदों पर होता था। तो देखेंगे इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों। ठीक है, दोनों ही ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सार्वभौम का क्या अर्थ था। तो सार्वभौम का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापारी समूह का नेता होता था सार्वभौम, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। सार्वभौम कौन था? व्यापारी समूह का नेता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुप्त काल के दौरान शुरू की गई सामंत प्रणाली के बारे में आपको बताना है। सामंत सैन्य नेता थे, उन्हें वेतन के बदले भूमि जो अनुदान प्राप्त होता था। तो देखेंगे इसके आंसर दोनों हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल दोनों ही ठीक हैं। इसका आंसर दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही बातें ठीक हैं सामंत के बारे में, क्योंकि अपने पास सेना रखते थे, उन्हें क्या है वेतन के बदले में क्या दिया जाता था, भूमि उन्हें वेतन के बदले दी जाती थी। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला है पल्लवों के बारे में। यहाँ पल्लवों के बारे में जानेंगे। तो देखो पल्लवों के शिलालेखों में स्थानीय सभाओं का क्या विस्तृत विवरण दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सभा गैर ब्राह्मण भूमि मालिकों की सभा थी और ब्राह्मण भूमि मालिकों की मतलब ग्राम सभा थी। तो देखिए बताओ आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभा क्या है, गैर ब्राह्मण भूमि मालिकों की सभा थी। ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये सभा कैसी थी, ये क्या है, ये हो जाएगा आपको ये ब्राह्मण ये सभा थी, गैर ब्राह्मण की नहीं थी। तो देखें एक मिनट, ये सभा क्या है, गैर ब्राह्मण की मतलब भूमि मालिकों की सभा थी, ऐसा नहीं है, ये गैर ब्राह्मण नहीं थे, ये ब्राह्मणों की सभा है। और ब्राह्मण भूमि मालिकों की क्या है, ग्राम सभा थी। तो देखेंगे और नहीं थी वो, और क्या है, और गैर ब्राह्मण भूमि मालिकों की ग्राम सभा थी। यहाँ पर दोनों बातें उल्टी हो जाएंगी। तो या फिर इसका आंसर क्या होगा, तो दोनों ही गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखें जो दोबारा से जाने इस क्वेश्चन को, ये सभा गैर ब्राह्मण की भूमि मालिकों की सभा थी, ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों की सभा थी। और क्या है, और ब्राह्मण भूमि
मालिकों की मतलब ग्राम सभा थी। तो उर क्या थी, जो गैर ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण नहीं थे, उनकी जो भूमि मालिकों की सभा होती थी उसे कहा जाता था उर। यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन। देखो मेहरौली स्तंभ के बारे में बात की गई। अब तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ के संबंध में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस स्तंभ पर के अंकित जो है शिलालेख में शासक के नाम का उल्लेख है। इस शासक चंद्र की तुलना मौर्य शासक चंद्रगुप्त से की गई है। तो इसका आंसर बताना आपको। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका केवल एक होगा भाई, यही होगा। क्यों? क्योंकि वो चंद्रगुप्त जो मौर्य शासक नहीं था, यहाँ पर चंद्र की जो बात, चंद्र नामक एक व्यक्ति की बात की है जो लौह स्तंभ में है, वो गुप्त शासक था, ना कि मौर्य शासक। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, केवल एक होगा। अगला देखें। तो हमें थोड़ा सा स्तूप के बारे में और बताना आपको कि क्या है, स्तूप बनाने में प्रयुक्त कौशल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जब मतलब स्तूप बनाए जाते थे, तो देखें स्तूप के केंद्र में रखी गई एक छोटी सी पेटी को क्या है, अवशेष मंजूषा के रूप में जाना जाता था। देखें इसे क्या जाना था अवशेष मंजूषा। स्तूप के चारों ओर क्या प्रदक्षिणा पथ होता था। तो आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या है, दोनों ही ठीक हैं, एक और दो दोनों यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मंदिर के बारे में ही कुछ कथन है। देखो गर्भगृह एक ऐसा विशाल कक्ष था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। मंडप वह स्थान होता था जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा रखी जाती थी। तो आपको आंसर देना है, बिल्कुल सोच समझ कर। तो देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा क्यों? देखें तो देखो, जो गर्भगृह था वो गर्भगृह यहाँ पर उल्टा दे रखा, दोनों बातें यहाँ पर भी उल्टी कर रखी है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे, जो गर्भगृह था जहाँ मुख्य देवता की प्रतिमा रखी जाती थी उसे कहते थे गर्भगृह। और जो मंडप था, मंडप होता जहाँ लोग इकट्ठा होकर पूजा पाठ करते थे, वो था आपका मंडप। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए आगे देखेंगे तो है अजंता पेंटिंग के बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो अजंता पेंटिंग का क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन है कि अजंता पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। तो क्वेश्चन है, इनमें से अधिकतर चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे, क्योंकि क्या है गुफाएं थी तो अंदर थी, तो इसलिए क्या है, ये तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा। इन चित्रों में क्या है, कलाकारों के नाम अंकित है। तो इसका अगर आंसर देखें तो केवल इसका एक ही होगा आंसर, क्योंकि क्या है, आंसर जानने की कोशिश करें तो क्या रोशनी में तो बनाए थे, परंतु क्या है चित्रकारों ने यहाँ पर अपने नाम नहीं लिखे हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध तमिल काव्य मणिमेखलाई किसके द्वारा रचित है। तो किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सत्यनारायण ने लिखा है। जो प्रसिद्ध तमिल काव्य है मतलब मणिमेखलाई, तो ये किसने लिखा है? सत्यनारायण ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, देखो आर्यभट्ट का क्वेश्चन आ चुका। अब आर्यभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह एक गणितज्ञ थे, देखिए तो सही बात है। वह एक खगोल विज्ञान भी थे, ये भी ठीक है। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टयम की रचना की थी। तो ये तो सीधी बात है भाई, इसका आंसर बिल्कुल आसान है। तो सारा का सारा इसका आंसर सभी ठीक है। तो एक गणितज्ञ भी थे, वह एक खगोलीय विज्ञान भी थे, और क्या उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टम भी लिखा था। तो इनके बारे में क्या है, सारी की सारी बातें ठीक और सटीक हो जाएंगी। अगला देखें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, आयुर्वेद और क्या है, स्वास्थ्य विज्ञान की क्या है प्रसिद्ध प्रणाली है। इसके विकास प्राचीन भारत में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक और क्या है, सुश्रुत इसके प्रसिद्ध चिकित्सक थे। सुश्रुत ने क्या है, सर्जिकल विधि का क्या है, विधियों का क्या है, विस्तृत वर्णन किया है। तो आपको आंसर देने, तो आंसर सीधी बात है, इसके दोनों ही हो जाएंगे। अगर आंसर दें तो इसके दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि क्या है, चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, और सुश्रुत ने क्या है, सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ये। तो इस प्रकार अगर देखें तो हमारी ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, हमने चलाई है, ये टेस्ट सीरीज 2 है। तो ये भी अगर देखें तो हमारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद में क्या है, 3, 4, 5, 6 जितनी भी बनेंगी एग्जाम तक, 7 जुलाई का आपको पता है एग्जाम है, तो जितनी भी टेस्ट सीरीज आपकी बनेंगी सारी की सारी अच्छे से करेंगे, कवर करेंगे। तो आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर उठाओ क्वेश्चन तो, और इन क्वेश्चनों को देखें तो देखेंगे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन वही मिल रहे हैं आपको। मैंने आपको 5 क्वेश्चन लेकर डेमो दिखाया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन देखें तो वो मिल चुके हैं हमें यहाँ पर। तो इस प्रकार देखेंगे तो हम जो अपना जो सीटेट है वो लगभग देखें तो 130 पार
आराम से जाएंगे, बिल्कुल ईजीली। तो क्योंकि क्या है, क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, हम कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप देखो प्लेलिस्ट में जाकर देखो, जो मैंने आपको 17 वीडियो है उसमें, जो एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है वो जाकर देखो। हैंड रिटन नोट्स मेरे बिल्कुल हाथ से बनाए, मेहनत करके, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी। तो उन्हें आप देखें और मतलब उन्हें पढ़ें और नोट्स बनाए अपने स्वयं की। और क्या है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो है आपका 15, 16, 17 दिन है, इनमें आपको आराम से इजीली बहुत ही अच्छे नंबरों से क्या है सीटेट अप हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो 60 नंबर होते हैं, जो सब्जेक्ट के 60 नंबर है, यही आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, यही पास कराते हैं। तो इसके लिए आपके लिए हम बैठे हैं। उसके बाद हम 30 नंबर ही आपको दिलाएंगे जो पेडागोजी की। तो इस प्रकार क्या है, हम 90 से 100 मार्क्स से आपको करवा देंगे बिल्कुल अच्छे से इजीली। बाकी हिंदी और इंग्लिश के आपको पता पैसे जाते हैं, वो तो आप कोई भी कर लेगा इजीली। तो इस प्रकार देखिए, तो आपको एग्ज़ाम इस बार बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हमारी बिल्कुल आपसे ये हमारी मनोकामना है। और क्या है, आप अच्छे से सीटेट करो।